नमस्ते बच्चों। पिछले कुछ वीडियोस में आपको क्लोज टेस्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बता रहा था, चर्चा कर रहा था। लास्ट वीडियो में जो लेटेस्ट वाला था उसमें मैंने वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे और मैंने फिलहाल उसमें जो वर्ड्स थे वो कुछ ऑप्शंस में डिफिकल्ट लेवल नेचर के थे। उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको बनाना है, छोड़ना है, ये सब चीजें मैंने बताई आपको। आज जिस एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वर्ड बेस्ड एस्पेक्ट ही है, बट थोड़ा सा अंतर है उसमें। यहां पे शब्द उस नेचर के हैं जो आपको आसान लगेगा। मतलब ये कि इन शब्दों का अर्थ आप जनरली जानते हो। अब होता क्या है कि जब आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो जिनमें शब्दों का मीनिंग आपको पता हो, तो एक रिएक्शन बार बार आता है कि ये वाला शब्द भी वहां सही लग रहा है और ये वाला शब्द भी आपको सही लग रहा है। ये मैक्सिमम लोगों को ये परेशानी है। आप समझना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन सारे डिफिकल्ट मिले। और जब ऑप्शंस के मीनिंग आपको पता हो तो वहां एक नई तरह की समस्या पैदा होती है, और वो होती है कि एक से ज्यादा ऑप्शन हमको सही नजर आते हैं। एक आधा ऑप्शन कट जाता है, कभी एक कटता है, कभी दो कटता है, वो आपको देख के लगेगा कि वो नहीं होगा। लेकिन बाकी बचे हुए दो या तीन ऑप्शन में से हम लोग सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचे, आज के मेरे डिस्कशन का पर्पस ही वही है। अब आप दो तरीके से इन चीजों को देखो, समझना आप ध्यान से। पैसेज में ब्लैंक स्पेस है, लेकिन उन 5 या 10 ब्लैंक स्पेस के चलते वो पैसेज अगर उस ब्लैंक स्पेस को वहां रहने भी दो तो वो मीनिंगलेस नहीं होता है, वो अर्थहीन नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे तो उसका अर्थ निकलेगा, ये आप सर्टेन रहो। आपको उस अर्थ में कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो और ब्लैंक स्पेस का कहीं जगह नहीं बंधा हुआ है कि हर बार सेंटेंस के शुरू में आएगा, बीच में आएगा, अंत में आएगा, या फिर अगल बगल में नहीं होगा, उसका कहीं कोई जगह नहीं है। ब्लैंक स्पेस कहीं भी आ सकता है। तो एक वैसे लोगों को जिनको बनाने में तकलीफ होती है, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि जैसे वो ब्लैंक स्पेस देखते हैं कि या सॉरी कि यहां पे फिलर दिया हुआ है, तो उनकी नजर बिना कुछ किए ऑप्शन पे चली जाती है और वो ऑप्शन देखने लगते हैं। अब आप अगर सोचो कि अगर आपने ऑप्शन देखा तो आपके पढ़ने का फ्लो, वो सेंटेंस जिसको आपको बचपन से बताया गया है, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर आपने ऑप्शन देखना शुरू किया तो वो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का की जो थियरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप ये क्यों देखते हो? क्योंकि आपके दिमाग में बात ये आती है कि अगर मैं देख लूंगा वर्ड्स को तो आपको वाक्य ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब आपने वर्ड्स को भर ही दिया तो फिर उस वाक्य का मतलब क्या बना? आपने भर दिया तो फिर वाक्य वो मीनिंगलेस हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या अधूरा पढ़ के हम पूरे वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। आपने 4 वर्ड, 10 वर्ड, आपने जितना भी वर्ड पढ़ा, उसके बाद ब्लैंक स्पेस आया, आपने शब्द देखना शुरू किया। अभी वाक्य का अर्थ कहां स्पष्ट है? अर्थ स्पष्ट नहीं है अभी, और आप ऑप्शन देख रहे हो कि मैं कौन सा चुनूं। जब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तब तक ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और अर्थ स्पष्ट ये नहीं कि यहां पे ब्लैंक स्पेस है तो इसके पहले के शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर लें, ऐसा नहीं। उसके बाद के शब्द भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं उस ब्लैंक स्पेस के लिए जितना उसके पहले के शब्द हैं। लेकिन अभी तक आपने क्या किया कि आपने उस ब्लैंक स्पेस के सिर्फ पहले के शब्द पढ़े, तो आपको जो अर्थ निकलेगा वो अधूरा होगा। और
हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग पार्ट, हमारी अभी सोच उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उस अधूरे पार्ट को पढ़ के पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ पाए। इसीलिए आपसे पहली एडवाइस यह है कि जिस समय में आप पढ़ो, आपको ऑप्शंस पे नजर नहीं डालनी है, चाहे उस वाक्य में एक ब्लैंक स्पेस हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितना भी हो, आपको पूरे फुल स्टॉप तक या फिर जो पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है वहां तक आपको वाक्य को पढ़ना है। क्योंकि अगर उन ब्लैंक स्पेस के रहते हुए भी आपने अगर पूरा वाक्य पढ़ा तो आपको अर्थ आ जाएगा। ये पहली जरूरत है सही बनाने की। इसलिए ऑप्शंस बीच में नहीं देखा जाता, ऑप्शन पढ़ने के बाद, और पढ़ने का मतलब ब्लैंक स्पेस के पहले के शब्द नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ना। पूरे वाक्य को पढ़ लो, अर्थ समझने की कोशिश करो, और अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो पक्का अर्थ समझ में आएगा। अब जरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास एक क्लोसिस है, मैं उसके फर्स्ट पार्ट को मैं आपका अब देखो, यहां पे आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये एक वाक्य है। अब इसको आप पढ़ लो, एटलीस्ट पहला काम पूरा करो, वो कि अर्थ को क्लियरली समझना, वो आप पूरा कर लो। और अगर आप पढ़ोगे तो ये वाक्य बहुत आसान है जिसमें एक ब्लैंक स्पेस है। जबकि आप जरा देखो दूसरे ब्लैंक स्पेस, दूसरे वाक्य में यहां से वो शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है, आपको तीन ब्लैंक स्पेस आएंगे, तीन। अब इसमें भी आपको यहां देखने के बाद ऑप्शन नंबर 2 नहीं देखना है, यहां आने के बाद ऑप्शन नंबर 3 नहीं देखना है। अभी यहां से लेके यहां तक आराम से समझने के लिए वाक्य को, सेकेंड स्टेज में ऑप्शन चुनने की बात आती है, उसमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत होने देना। अब ये सेंटेंस देखो तो कि वॉर एंड पीस, जो कि एक नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है लियो टॉलस्टॉय का, उसको इस नाम से इस साल में पब्लिश किया गया। वेरी इजी। अब आप ऑप्शन नंबर 1 के वर्ड्स देखो। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन तब भी आप जरा देख लो, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस उतने मुश्किल नहीं है। अब आप अगर इस सेंटेंस के अर्थ को समझो तो ये विलफुली और फेथफुली, ये दोनों पब्लिकेशन से, जिसके बगल में लगा हुआ है ना वाज पब्लिश्ड। अब ऑक्सिलरी वर्ब यहां है, वर्ब यहां है, बीच में ब्लैंक स्पेस है, तो एडवर्ब चाहिए होगा, तो एडवर्ब चारों दिया हुआ है। अब उसको पब्लिश किया गया कैसे? क्योंकि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा। देखो तो जरा, और यह समझना बहुत आसान है कि इस नाम से उस बुक को ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। बेसिकली आधारभूत तरीके से, जिसके बेसिक वर्ड जो बना हुआ है उससे कोई मतलब है नहीं यहां पे सेंटेंस के वाक्य से। हालांकि ये ऑप्शन आसान था, मूव कीजिएगा। ओरिजिनली उसको इस नाम से पब्लिश किया गया था। अब आप सेकंड ब्लैंक स्पेस पे आइए, सेकंड नहीं, रुकिए, मैं अभी सॉरी। अब आप यहां से यहां तक पढ़ोगे, तीन है। और मुझे अपना एक बात मैं पूछूं कि शायद दुनिया का ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता होगा आपकी परीक्षा में जिसमें एक सेंटेंस पे 3 क्वेश्चन है। और अगर ये सेंटेंस ठीक से समझ में आया तो चांसेस ये हैं, अब एक वाक्य को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। और 30 सेकंड की आपके मेहनत पे आपसे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप रियलाइज करो, याद करो कि आपको मैथ्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन में
तीन अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, तीन अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और तब आप तीन क्वेश्चन बनाते हो। जबकि यहां पे एक सेंटेंस को पढ़ने से तीन क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैंने देखा है बच्चों को, वो यहां पे भले भर लेंगे दिस, इसके बाद ये देखने लगेंगे। भाई दिस देख के पता क्या चलेगा? पहले वाक्य को समझा जाए। एक छोटे से सेंटेंस पे तीन तीन क्वेश्चन के तीन नंबर आने का चांस बनता है, 3 मार्क्स। अब ये बहुत अच्छी संभावना है, तो इसमें हड़बड़ी मत कीजिए कि हम यहां पे देख के बना ले, नहीं बनेगा। अभी आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो। दिस स्टडी ऑफ अर्ली 19th सोसाइटी, इस नॉवेल में जो 19th सेंचुरी के रशियन सोसाइटी को स्टडी किया गया था, नोटेड फॉर इट्स रियलिस्टिक डिटेल, इसमें रियलिस्टिक डिटेल है इस नॉवेल में, एंड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल डैश, और साइकोलॉजिकल पार्ट भी है इसमें, इज जनरली रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नॉवेल। इस नॉवेल को दुनिया का एक ग्रेटेस्ट नॉवेल कहा जाता है। अब जरा दिमाग में रखना, ये जो नॉवेल है, अभी आपके पास एक बात ध्यान रखो कि जब आप वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हो तो आपका ये शब्द इस वाक्य में किसी एक शब्द से जुड़ा हुआ, ये चीज जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहां पे एडवर्ब भरना था, तो वो इस वर्ब को गाइड कर रहा था। सेंटेंस का मीनिंग बता रहा है कि ओरिजिनल पब्लिश किया गया, लेकिन वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ा हुआ था। अभी आपके, अगर आप कर सकते हो ग्रामर के नियमों का, आप थोड़ी की अगर सहायता ले सकते हो प्लेसमेंट का, तो यहां पे स्टडी दिया हुआ है, नाउन, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव डालना है, और एडजेक्टिव चूंकि नाउन की विशेषता बताता है, तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि आखिर ये किस तरह की स्टडी है, वही आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब वो स्टडी, जिस नॉवेल में जो हम स्टडी मतलब एनालिसिस जो कर रहे हैं, वो कैसा है। जब आप यहां पे आते हो तो आप ये ध्यान रखो कि एक नाउन यहां डालना है, इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, क्योंकि इट्स लगा हुआ है, इट्स के बाद डिटरमाइनर है तो नाउन आएगा, ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, इसके रियलिस्टिक डिटेल का क्या। और थर्ड में यहां पे एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यहां पे भी नाउन आएगा, साइकोलॉजिकल क्या, इस नॉवेल की बात जो हो रही है। अगर ये देखो, अभी शुरुआत के स्टेज में इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि हर चीज में, मैथ्स में आपने कोशिश किया है, शुरुआत के स्टेज में स्थिर से हाउ टू सॉल्व आप सीखे थे, स्पीड बाद में आया। इंग्लिश में हाउ टू सॉल्व नहीं सीखते क्योंकि बताने वाले लोग नहीं हैं, तो सीधा कुछ का कुछ उल्टा पुल्टा हम भर लेते हैं एंड होप करते हैं कि मेरा वाला आंसर आ जाए। नहीं, पहले स्थिर से कुछ दिन ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये नाउन है तो इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, यहां पे नाउन, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस नाउन से जुड़ा हुआ है। ये नाउन सोचोगे तो नाउन ऑफ नाउन, लेग ऑफ राम। अगर इसको एडजेक्टिव लोगे तो, क्योंकि वो जो वर्ड भरना होगा वो साइकोलॉजिकल से जुड़ा हुआ वर्ड होगा। अब साइकोलॉजिकल गेम नहीं हो सकता है, साइकोलॉजिकल ईटिंग नहीं हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्लेइंग नहीं हो सकता है, तो जो वर्ड होगा वो साइकोलॉजिकल वर्ड से एग्री होने वाला वर्ड होगा, क्योंकि उसके पहले वो वर्ड लगा हुआ है। अगर मैं स्वादिष्ट लिखूं, कहीं पे स्वादिष्ट लिखा हुआ है, तो यहां पे हम क्रिकेट नहीं बोल सकते, यहां हम शर्ट नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, हमको स्वादिष्ट से जुड़ा हुआ वर्ड वहां डालना है। तो ये एडजेक्टिव या नाउन देखना यह है कि आपके सोच का दायरा, अब क्योंकि अब क्वेश्चन बनाना है ना, तो पिन पॉइंटेड वो हो जाए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आप पढ़ रहे हो, अभी तक मैंने क्या बोला कि जब तक आप पढ़ रहे हो पूरे वाक्य को ठीक से पढ़ लो ताकि वो समझ में आ जाए। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में क्वेश्चन बनाना होता है, ब्लैंक स्पेस के अगल बगल के शब्दों को देख के इसकी प्रॉपर्टी को सोचने की कोशिश करो।
धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना कि तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग में ही ये सारे काम हो जाएंगे, फर्स्ट रीडिंग में ही सारा काम हो जाएगा। कोई भी अच्छा बनाने वाला पहले पढ़ेगा सेंटेंस को, तब वो बनाता है। अब आप ये स्टडी कैसी है उससे जुड़ी हुई चीज होगी, तो स्टडी को आप देखो। ए, पैनोरामिक, मैं नहीं जानता वर्ड को। बी, हिस्ट्रियोनिक। सी, ऑमनीपोटेंट। और डी, एक्सप्लिसिट। अभी इसका नेचर वैसा ही है जैसा कल लास्ट वाले वीडियो में जो आया था, मतलब उसने वर्ड्स को टफ नेचर पे रखा है। लेकिन फिर भी जरा सोचो, ये जो नॉवेल है जो इसमें स्टडी हो रही है, हम ऑमनीपोटेंट तो शायद आपको पता होगा, बहुत अधिकतर लोगों को पता होगा, ये हम काट देंगे। अब इन तीनों में से किसी एक को चुनना। अब अभी क्या होगा कि एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये हिस्ट्रियोनिक देखा हुआ है, तो आपको हिस्ट्री नजर आएगा, शायद ये हिस्ट्री से बना हुआ वर्ड। तो आप क्या करोगे कि चूंकि ये पुराने समय की बात हो रही है, हिस्टोरिकल यहां है, तो हम ये वर्ड दे देंगे। लेकिन आपको यह सोचना है कि क्या इस वर्ड को आपने आज के पहले, क्योंकि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, ये दोनों वर्ड ही आपने आज तक हिस्ट्री से बना हुआ देखा है, शायद हिस्ट्रियोनिक नहीं देखा है आपने। तो ये जानो कि ये वर्ड अगर वो हिस्ट्री से बना हुआ वर्ड होता तो आप जानते। ये वर्ड अलग है, जिसके शब्द इससे मिलते हैं मैं मान सकता हूं, लेकिन अर्थ वो नहीं है। अब मेरे सामने में एक परेशानी ये आ रही है, जो आपके सामने में मतलब क्लियर है कि अगर आप मीनिंग नहीं जानते हो तो शायद ये बन नहीं पाएगा। लेकिन इसको छोड़ने का मतलब, बच्चे क्यों नहीं छोड़ते हैं कि यहां पे अगर हम नहीं भरेंगे तो मेरे को ये नहीं समझ में आएगा। भाई आपने सेंटेंस समझ लिया है, अब कोई मतलब नहीं है कि ये बनेगा तभी ये बनेगा, नहीं। आपका ये स्टडी है, ये नॉवेल, ये आपको तो समझ में आ ही गया ना। तो फिर आगे की बात को देखो। अभी आप अगर सपोज करो कि आपने अगर इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया, जो मेरा एडवाइस है कि अगर आप नहीं जानते हो तो क्वेश्चन को ड्रॉप करोगे। अगर ये आपने अगर इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया तो आपने जो 1 मार्क्स अभी यहां पे अर्न किया था वो मार्क्स पूरा बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहां गेस मारा और गलत हुआ तो अभी ही आपका -0.25 जो नॉर्मली बोलता है वो हो चुका। तो आपका 0.75 हो गया। और जो अच्छे वाले बच्चे, जो मैं लगातार वीडियो में बोल रहा हूं, जो अच्छे वाले बच्चे जिनको मीनिंग पता है, उनसे आपकी दूरी और बढ़ गई। छोड़ देते तो नजदीक रहते आप उनके। तो ड्रॉप करना है, मैं उसका बताता हूं, क्योंकि ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। रशियन सोसाइटी का फॉर इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, मेरे को अगर समझ में आ रहा है तो इट्स डिस्क्रिप्शन का ही मीनिंग तो चाहिए होगा कि इसमें रियलिस्टिक डिटेल का डिस्क्रिप्शन है। देखता हूं मैं वर्ड है नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी, मैं काट दूं, फालतू का वर्ड है। यहां पे दिया हुआ है वेरासिटी, मैं इसको नहीं जानता। यहां दिया हुआ है सुटेबिलिटी, और शायद अगर आप सोचो तो इस मीनिंग में यह वर्ड नहीं जाएगा। उसके बाद एक दिया हुआ है मास्टरी। अब आप एक बात समझना, एक चीज समझने की जरूरत है आज के डिस्कशन का। अगर ये वीडियो 2 पार्ट में भी आता है, क्योंकि लंबा डिस्कशन होगा तो एक पार्ट में आप वीडियो नहीं देखोगे, तो इस पार्ट के, इस पूरे पैसेज के, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो 2 पार्ट होगा
उन दोनों पार्ट्स को ध्यान से पूरा अंतिम तक देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं देखता है ना, मैं देखता हूं कि डेटा के बारे में सोचते हैं, भाई ये कैरियर के लिए डेटा की बात हो रही है, थोड़ी ही सिर्फ ये कि हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई क्लिप देख रहे हैं जिससे कैरियर को कोई मतलब नहीं, कैरियर के लिए, इसलिए ध्यान से देखना इसको। अभी अगर मैं यहां पे जो अर्थ मैंने समझा है, मेरे दो वर्ड्स नहीं बैठ रहे हैं। अब आपके पास एक वर्ड अननोन है और एक आपका जाना हुआ वर्ड है। समझना, आपको जो सिचुएशंस मिलते हैं ना वो अलग अलग तरह के मिलते हैं। एक से ज्यादा वर्ड अननोन है और जो मैं जानता हूं वर्ड नहीं बन रहा है, तो मेरे को गेस मारना होगा। गेस यहां पे लगेगा अगर आप बनाओगे तो। इसमें गेस का चांस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक से ज्यादा वर्ड वहां पे सुटेबल होगा, नहीं होता। वो आपका मिसकंसेप्शन है, वो आपकी कम पढ़ने की आदत है, जिसके चलते एक से ज्यादा वर्ड सुटेबल लगते हैं। यहां पे चीजों को नहीं देखने की आदत है, जिसके चलते एक से ज्यादा वर्ड सुटेबल लगते हैं। कभी भी एक से ज्यादा वर्ड किसी ब्लैंक स्पेस में सुटेबल नहीं होते हैं। अगर होंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपके इनकंप्लीट रीडिंग, इनकंप्लीट कैलकुलेशन एनालिसिस के चलते आपको लगता है। अब आपको वैसा भी क्वेश्चन आएगा आगे में, जिसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा वर्ड आपको लगे कि सुटेबल होगा, वो मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्ड अननोन है और उनमें से कोई एक आंसर है, तो उसको मेरा एडवाइस है कि उसको नहीं बनाया जाए। लेकिन अगर आपके पास एक नोन और एक अननोन वर्ड आता है, दो में से, और आपको बनाना, सॉल्व करना है, तो याद रखो कि इस वर्ड ऑप्शन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसको देखो, अगर ये यहां पे फिट हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो आपका ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो आपका ये आंसर होगा। एज इफ यहां पे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, ऐसे कर लो। बहुत बार आपके ऑप्शन मिलते हैं नन ऑफ दीज, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं होगा। इस वर्ड को मत टारगेट करो, इसको नन ऑफ दीज मानो। अगर ये फिट हो जा रहा है तो मेरा ये नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, और अगर ये फिट नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। अगर एक नोन और एक अननोन में से चुनना है तो तरीका ये होगा।